जय हिंद दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण इतिहास विषय का प्रश्न उत्तर, जो आसान भाषा में समझाया गया है। जिन्हें अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है आपका, यह प्राचीन भारतीय इतिहास के कितने स्रोत हैं? तो 3 स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा आपका विदेशी यात्रियों के विवरण। यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्रोत है वह 3 है। कितना है? 3 है। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। यानी कहने का मतलब हो गया, पूरा तात्विक स्रोत मतलब होता है कि पूरा मैंने प्राचीन तत्व मैंने वस्तु या सामान, यानी कि पुराने वस्तुओं से भी हमें पूरा तात्विक स्रोत की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा साहित्यिक स्रोत, यानी कि ग्रंथ या कोई भी आपका उपन्यास वगैरह जो होता है, यह साहित्य के माध्यम से, स्रोत के माध्यम से भारतीय यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत इसको भी मानते हैं। और विदेशी यात्री जो भारत में भ्रमण करने के लिए आए थे और आने के बाद उन्होंने अपने साक्ष्य प्रमाण को छोड़ करके गए या कुछ यहाँ से ले करके गए और ले के जाने के बाद में वे अपने क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से विदेशी यात्रियों के विवरण को भी इसमें स्पष्ट किया गया है। यानी कि प्रश्न अगर पूछे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के कितने स्रोत हैं, तो 3 हो गया। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा क्या हो गया? विदेशी यात्रियों के विवरण। अब अगला है आपका पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन आता है? तो इसमें आपका धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य आता है। यानी कि पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन आता है? धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य आता है। क्लियर हो गया? चलिए, अब प्रश्न है आपका, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? यानी कि सर्वाधिक मैंने सबसे बढ़िया, सबसे अलग हट करके सबसे अच्छा सर्वाधिक स्रोत माने कि एक माध्यम जो है वह कौन सा है? तो अभिलेख है। यानी कि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो स्रोत है वह क्या है? अभिलेख है। क्या है? अभिलेख है। और यह अभिलेख पाषाण शिलाओं, यानी शिला माने होता है पट, जैसे कि शिला मतलब दीवार की तरह उसमें बना दिया जाता है। तो अभिलेख पाषाण शिलालेख, शिला स्तंभ और ताम्र पत्रों, दीवार मुद्राओं पर उत्खनित है। यानी कि इसको उत्कीर्णित कर दिया गया है पहचान के लिए। अगला है आपका, इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। यानी कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि एपिग्राफी के नाम से किसे जाना जाता है, तो अभिलेख का अध्ययन जिन स्रोत या माध्यम से करते हैं उन्हीं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एपिग्राफी कहते हैं। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है आपका, इसमें सर्वाधिक प्राचीन यानी कि सबसे पुराना, सर्वाधिक का मतलब होता है कि सबसे अधिक, प्राचीन माने होता है पुराना, अभिलेख मध्य एशिया के, यानी कब? 1400 ईसा पूर्व में। यानी कि अभिलेख किस अभिलेख के नाम से मिले हैं? यानी कि सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो मिले हैं वह मध्य एशिया के किस अभिलेख से ये मिले हैं? तो बोगज कोई, जो 1400 ईसा पूर्व में मिला हुआ था। और यह सर्वाधिक प्राचीन मैंने पुराना अभिलेख है जो मध्य एशिया के बोगज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिला हुआ है, जो 1400 ईसा पूर्व में मिला है। और इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। यानी कि बोगज कोई में जो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो मिला है वह मध्य एशिया से मिला है। और इसमें आपका इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम इसमें देखने को मिलता है। अगला है आपका, भारत में सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना जो अभिलेख है वह अशोक के अभिलेख है। यानी कि ये सब जितना भी हम पढ़ रहे हैं सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। तो भारत में सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना जो है यह अशोक के अभिलेख हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग के हैं। कब के हैं? लगभग 300 ईसा पूर्व के लगभग के हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक
किसे कहा जाता है? तो अगर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय पुरातत्व का जनक माने पिता किसे कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलिए अगला है आपका भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख, माने कि इसका उल्लेख का मतलब होता है दिखाना, दर्शाना, ठीक है ना, दिखाना, दर्शाना। तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी कि किस अभिलेख में मिलता है? तो यह आपका हाथी गुम्फा में मिलता है। किसे मिलता है? हाथी गुम्फा में मिलता है। यमन राजदूत हेलिओडोरस का बेसनगर विदिशा में गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, और जिसमें मध्य भारत में यानी कि मध्य बीच बीच में भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। क्या मिलता है? भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण कहाँ मिलता है, तो आप सीधे लिखिएगा कि यवन राजदूत हेलिओडोरस का बेसनगर जो विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है, मतलब साक्ष्य मिलता है। क्लियर हो गया? एरन जो है मध्य प्रदेश में है। एरन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और एरन से प्राप्त वराह भगवान पर हुनराज तोरमान का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। अगर प्रश्न पूछे कि एरन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो एरन से प्राप्त वराह भगवान पर हुनराज तोरमान का लेख अंकित है, मतलब उस पर दर्शाया गया है, तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भी उस पर मिलता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। यानी कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी जो मिलती है वह कहाँ से मिलती है? तो रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है वह मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कहाँ से? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की, रेशम से जो मतलब वस्त्रों को जो बुनाई करते थे, जो तैयार करते थे, वैसे लोगों की जो जानकारी मिलती है वह मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। क्लियर? चलिए अगला है आपका डॉक्टर बी आर भंडारकर, यानी कि डॉक्टर डी आर भंडारकर ने, क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर डी आर भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर किसका इतिहास लिख दिया? यानी कि डॉक्टर डी आर भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर किसका इतिहास लिखा? तो यह मौर्य शासक सम्राट अशोक का इतिहास लिखा। किसका? मौर्य सम्राट अशोक का इतिहास लिखा। अब महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन है उसके बारे में हम जानेंगे कि भारत में विकसित होने वाले महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन है। तो पहला हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, जो तिथि रहित अभिलेख है, यानी कि इसके तिथि का प्रमाण नहीं है, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, और यह कलिंग राज खारवेल के शासक एवं अभिलेख की विशेषताएं इसमें दर्शाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, जो तिथि रहित है, और इसमें कलिंग के राज खारवेल के शासक एवं अभिलेख की विशेषताओं के बारे में यह क्या करता है? दर्शाता है। अगला है आपका जूनागढ़ अभिलेख, जो गिरनार अभिलेख के नाम से भी हम जानते हैं। जूनागढ़ अभिलेख को हम गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। और यह रुद्रदामन जो सुदर्शन झील के बारे में जानकारी है, यानी कि रुद्रदामन जो शासक जो है ना, यह उसके समय में है, और यह सुदर्शन झील के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसकी विशेषताएं हैं। अगला है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा सातवाहन की उपलब्धियां है, यानी कि नासिक अभिलेख जो है यह गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धियां। क्या है? गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धियां हैं। अगला है आपका प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जो समुद्रगुप्त के शासन काल में, यानी कि उस समय शासक जो थे ना, वे कौन थे? समुद्रगुप्त थे।
और इनके दिग्विजयों की जानकारी इसमें प्राप्त की जाती है प्रयाग स्तंभ अभिलेख में। अगला है आपका ऐहोल अभिलेख। यह पुलकेशिन द्वितीय के शासक थे उस समय, यानी कि ऐहोल अभिलेख जो है ना, इसमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया गया है। चलिए अगला है आपका मंदसौर अभिलेख। यह मालवा नरेश यशोवर्मन रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है, यानी कि मंदसौर जो अभिलेख है, इस अभिलेख के समय जो शासक थे मालवा के नरेश यशोवर्मन थे, और इस अभिलेख में रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी की विशेषता को क्या किया गया है, मतलब दर्शाया गया है, बताया गया है, मतलब दिखाया गया है। अगला है आपका ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख जो है, यह गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी देती है, यानी कि ग्वालियर अभिलेख जो है, यह गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी हमें इनसे प्राप्त होती है। अगला है आपका भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, जो स्कंदगुप्त उस समय शासक थे। कहाँ के? भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख के समय स्कंदगुप्त शासक थे, और उन्होंने हुनों पर विजय का विवरण इस अभिलेख में दर्शाया है। अगला है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख जो है, यह बंगाल के शासक विजय सेन के बारे में, यानी कि उनकी विशेषताओं को इसमें दर्शाया गया है, जो आपका क्या है, देवपाड़ा अभिलेख है। और इस अभिलेख में बंगाल शासक विजय सेन के बारे में दर्शाया गया है। अगला है आपका बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख जो है, जिसमें हर्षवर्धन की उपलब्धियों का प्रकाश दिया गया है। इस अभिलेख में हर्षवर्धन की उपलब्धियों का प्रकाश दिया गया है बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख में। उसके बाद है आपका बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख। बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख जो है, इसमें सातवाहनों की उपलब्धियों की विशेषताओं के बारे में इसमें दर्शाया गया है। अयोध्या अभिलेख सुंगों की उपलब्धियों की विशेषता दिखाया गया है। और भरहुत अभिलेख में सुंगन रेन शब्द खुदे होने से सुंगों द्वारा निर्मित किया गया है। एरन अभिलेख भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, मतलब कि प्रमाण है, जिसको यह एरन अभिलेख में दर्शाया गया है। तो अभी तक जो अभिलेख के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, वह 14 अभिलेख है, जिसमें पहला अभिलेख आपका हाथी गुम्फा अभिलेख, दूसरा जूनागढ़ अभिलेख, तीसरा नासिक अभिलेख, चौथा प्रयाग स्तंभ अभिलेख, पांचवा ऐहोल अभिलेख, 6 में मंदसौर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, देवपाल अभिलेख, बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख, बालघाट एवं कार्ले अभिलेख, उसके बाद है अयोध्या अभिलेख, उसके बाद है आपका भरहुत अभिलेख और एरन अभिलेख। यानी कि अभी तक जो अभिलेख मिले हुए हैं वह 14 अभिलेख हैं, जिन्हें बारी बारी से उनकी विशेषता और शासक के साथ इस वीडियो में हम आपको बता दिए हैं। अगला है अब पढ़ना है हमें सिक्का के बारे में, यानी किसके बारे में पढ़ना? सिक्का के बारे में। तो सिक्का का जो अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को चलिए बताइए, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। और पुराने सिक्के जो बने हुए थे वे तांबा के, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। यानी कि सिक्का जो बनता था पुराने ज़माने में, पुराने समय में, वह बनता था आपका तांबा का, चांदी का, सोना का और सीसा धातु का, वह सिक्का बना हुआ करता था। अगला है आपका प्राचीनतम सिक्कों के आहत सिक्के कहा जाता है। यानी कि प्रश्न है कि प्राचीनतम सिक्का को क्या कहा जाता है? तो आहत कहा जाता है। क्या? यानी कि प्राचीनतम सिक्कों को आहत कहते हैं, और इसी को साहित्य में करसापन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करसापन। यानी कि आहत को साहित्य में करसापन कहा जाता है। और यह प्राचीनतम मैंने पुराने सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है, और इसी को साहित्य में करसापन कहा जाता है। क्लियर हो गया? अगला है आपका सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया था। यानी कि सबसे पहले किस शासक ने लेख लिखने का कार्य किया था? सर्वप्रथम सिक्का पर किस शासक ने लेख लिखने का कार्य किया था?
तो यौवन। किसने किया था? यौवन। अगला है आपका कनिष्क के सिक्कों से उसका किसका प्रमाणित होता है, यानी कि किसका होना प्रमाणित होता है? तो कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना, यानी कि उनका चेला होना, शिष्य होना, यह उसका प्रमाणित होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या है? यानी कि इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत जो है, यह स्रोत माने माध्यम जो है वह क्या है? तो सिक्का है। क्या है? सिक्का है। आरंभिक सिक्कों के अधिकतर चांदी के ही होते थे, यानी कि आरंभिक शुरू के जो सिक्का होते थे वे अधिकतर चांदी के ही हुआ करते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। और ये सिक्के क्या कहलाते थे? यह सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। क्या कहलाते? चांदी तांबा के सिक्के क्या कहलाते थे? पंचमार्क कहलाते थे। क्वेश्चन पूछेगा कि अगर पंचमार्क सिक्का किसे कहते हैं, तो चांदी और तांबा, सोना और सीसा के सिक्कों को हम क्या कहते थे? पंचमार्क कहते थे। रोमन सिक्के किससे प्राप्त हुए हैं? रोमन सिक्के ऑरिक कमेडो यानी कि पुदुचेरी के पास से प्राप्त हुए हैं। पुदुचेरी के पास से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न है उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली को क्या कहते हैं? तो इसको नागर शैली कहते हैं, यानी कि उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर कहते हैं, यानी कि उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली को नागर शैली कहते हैं। अगला है आपका दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली को क्या कहते हैं? दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली को क्या कहते हैं? द्रविड़ शैली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? द्रविड़ शैली कहते हैं। जबकि इंडियायन के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है, उस मंदिर को क्या कहते हैं? उस मंदिर को क्या कहते हैं? चलिए उस मंदिर को बेसर शैली कहते हैं। यानी कि दक्षिणायन के वे मंदिर जिनमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का प्रयोग हुआ है, और उस मंदिर में बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। यानी कि जिस बेसर मंदिर में नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का अध्ययन किया गया उसी को हम क्या कहते हैं? बेसर शैली कहते हैं। बेसर शैली के मंदिर के नाम से जानते हैं। अगला है कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई थी, यानी कि जो मूर्तियां बनाई गई थी, उस मूर्ति में किसका ज्ञान मिलता है? तो जन साधारण के धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई थी, निर्मित यानी कि जो मूर्तियां उस समय बनाई गई थी, उस मूर्तियों में जन साधारण के धार्मिक अवस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। भरहुत, बोध गया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। यानी कि भरहुत, बोध गया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में किसके जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है? तो यह जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अगला है आपका अजंता गुफा में उत्कीर्ण किसके जैसे चित्रों की शासकता सर्वकालिक है, जिसमें गुप्तकालिक, कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी, यानी कि अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालिक, कलात्मक और तत्कालिक जीवन की झलक मिलती है। चलिए अगला है आपका वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? इसका उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
धन्यवाद।